हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट। एंड आज की सीडीएस लेक्चर सीरीज़ में जो अगला लेक्चर मैं लेके आया हूँ वो है जितने भी अब लेटेस्ट जो वेपन सिस्टम्स हैं इंडिया के और वो न्यूज़ में हैं उन सब पे मैं ये एक लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ। इसमें 2 से 4 लेक्चर्स होंगे और एक के बाद एक जो है मैं बना के इसको अपलोड करता जाऊँगा। तो इस लेक्चर सीरीज़ में बेसिकली व्हाट वील सी इज़ कि जो जो वेपन सिस्टम्स हैं जो न्यूज़ में थे वो उनका मेक, उनका पर्पस, जो भी एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चंस उनके बनते हैं उसके लिए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो जो सबसे पहला वेपन सिस्टम आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। तो ये जो है अब इंडिया ने इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है विच हैज़ अ एंड्योरेंस ऑफ 7500 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, तो एक नॉटिकल माइल्स जो है वो करीब करीब 1.86 किलोमीटर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसकी जो रेंज है वो करीब करीब जो है आप देख सकते हैं कि 12 से 13 हज़ार किलोमीटर्स के अराउंड की इसकी रेंज है। इंडिया के शोर से 12 से 13 हज़ार किलोमीटर तक जो है मॉनिटर कर सकता है। सो एनीवेज, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो है इंडिया। तो ये इंडिया में बना है, तो नेवल डायरेक्टोरेट ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ने इसे डेवलप किया है और इसकी जो बिल्डिंग यानी इसकी कंस्ट्रक्शन का काम है वो किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, CSL। ये काफ़ी फेमस जो है एक डिफेंस PSU है और इसने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे आप ये चीज़ जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्की जंप फैसिलिटी। तो एक ये जो है मार्किंग्स आप देख रहे हैं ये है रनवे जो टेक ऑफ करते हैं और ये दूसरा रनवे है जहाँ से आप स्की जंप फैसिलिटी देख रहे हैं। तो स्की जंप फैसिलिटी पे जो है एयरक्राफ्ट स्पेशली डिजाइंड होते हैं जो स्की जंप फैसिलिटी से टेक ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे आप एक गेम खेलते टाइम या स्की करते टाइम एक जंप लेते हैं ना, तो वैसे ही ये जंप प्रोवाइड करता है और उस जंप से जो है एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करते टाइम एयरलिफ्ट मिलती है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो ये रनवे है इसमें ना एक फैसिलिटी होती है जिसको बोलते हैं कैटापल्ट। ठीक है, तो कैटापल्ट जो होता है वो बेसिकली एक गुलेल की तरह होता है जो एयरक्राफ्ट के आगे टाई कर दिया जाता है और एयरक्राफ्ट को वो खींच के बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में एक काफ़ी अच्छी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा देता है, जिस एक्सेलरेशन की वजह से एयरक्राफ्ट को इस लगभग 200 मीटर के जो रनवे होता है इसमें वो रिक्वायर्ड जो एयरलिफ्ट होती है वो मिल जाती है एंड इट कैन टेक ऑफ। जो पायलट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, वो स्पेशली डिजाइंड होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। तो ये अपने आप में इंडिया की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इसके बाद जो है इंडिया उन लिमिटेड कंट्रीज के क्लब में जो है इंक्लूड हो गया है जो खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अगर आज के टाइम में आप पूछे कि कौन से कंट्री के पास सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है तो याद रखिएगा वो यूएस के पास है और यूएस के पास जो है 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। सभी के सभी जो है वो न्यूक्लियर बेस्ड हैं, यानी उसमें जो है डीजल या पेट्रोल या किसी और फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि उसमें अपना खुद का एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। जिस न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ होता है जिसकी वजह से उसकी जो रेंज है वो अनलिमिटेड हो जाती है। हमारे इस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये न्यूक्लियर बेस्ड नहीं है, इसलिए इसकी जो रेंज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7500 नॉटिकल माइल्स तक लिमिटेड है। ठीक है, तो लेकिन जो न्यूक्लियर बेस्ड होते हैं वो बिल जो है उनकी ऑलमोस्ट अनलिमिटेड हो जाती है। अगर उनको वापस शोर पे आना पड़ता है तो वो इसलिए क्योंकि उन्हें अपने जो इसके ऊपर पर्सनल पोस्टेड होते हैं, यानी जो पायलट्स, जो सेलर्स, जो कैप्टन और जो नेवल जो इंजीनियरिंग क्रू जो इस पे होता है उनके लिए जो सप्लाईज चाहिए होती है खाने की, राशन की, तो वो सारी सप्लाईज को रिप्लेनिश करने के लिए इसे बेस पे आना पड़ता है। अगर इसकी जो ऑपरेशनल आप वो देखें किसी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की तो वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर्स। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो यहाँ पे है आकाश प्राइम मिसाइल। तो ये जो आकाश मिसाइल सिस्टम है ये DRDO ने 1980s में डेवलप करना शुरू किया था। तो बेसिकली ये है क्या, ये एक सैम मिसाइल है। सैम मींस सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, सैम मींस सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसको और आगे डिफाइन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिसाइल्स होती क्या हैं। तो देखिए, जब भी बात आती है सरफेस टू एयर मिसाइल की, ठीक है, तो सरफेस टू एयर जो होती है आपकी
वो होती है कि आप लैंड से उसे लॉन्च करेंगे और वो एयर में एरियल कोई टारगेट होगा उसे हिट करेगा। इसके अलावा सरफेस टू सरफेस जो होती है मिसाइल, वो यानी आप सरफेस से लॉन्च करेंगे, यानी लैंड से लॉन्च करेंगे और लैंड पे ही कहीं पे जो टारगेट फिक्स किया हुआ है जिस पे भी इसे जो है लॉन्च किया गया है उस टारगेट को हिट करेगा। ये एयर में टारगेट्स नहीं हिट कर सकता। तो अब आप कहेंगे सर ये ट्रैवल तो एयर से ही करके जाएगा। देखिए जो एयर में टारगेट होते हैं वो मनूवरेबल होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको मिसाइल में वो सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी पड़ती है ताकि वो जो है मनूवर कर सके और अपने टारगेट को एक्वायर करके उसे हिट कर सके। वेयर एज सरफेस टू सरफेस जो होता है उसका जो टारगेट होता है वो यूजुअली इमोबाइल होता है, यानी फिक्स होता है, तो उस फिक्स टारगेट पे वो जाके आराम से अटैक कर सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर मिसाइल। इसके अलावा एक एयर टू सरफेस होती है, यानी वो एयर से लॉन्च की जाएगी और सरफेस पे, यानी जैसे कि अगर आपने देखा हो किसी भी मूवी में जब एयरप्लेन से अटैक होता है तो वहां से जो मिसाइल नीचे ज़मीन पे जो है लॉन्च की जाती हैं, दोज आर नोन एज एयर टू सरफेस मिसाइल। इसके अलावा एयर टू एयर मिसाइल होते हैं, यानी एयर से लॉन्च करेंगे, किसी एयरक्राफ्ट से लॉन्च करेंगे और वो आगे किसी एयरक्राफ्ट पे ही अटैक करेगा। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मिसाइल होती हैं बेस्ड ऑन देयर लॉन्चिंग एज वेल एज टारगेट कैटेगरीज। इसके अलावा आप देखेंगे जो बड़ी एक फेमस कैटेगरी होती है, एक तो होती है क्रूज मिसाइल की, ठीक है, एक क्रूज मिसाइल होती है और दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल। ये दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए बैलिस्टिक मिसाइल जो है बेसिकली, जैसे सपोज कीजिए ये एक लैंड सरफेस है, ठीक है, नाउ दिस इज लैंड सरफेस, सो दिस यहाँ पे आपने एक बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस रखा है, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक पैराबोलिक ट्रांजैक्टरी फॉलो करती जाएगी। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो काफ़ी हाइट तक ऊपर जा सकती है, ठीक है। यानी जैसे अभी नॉर्थ कोरिया ने 2017 में जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी वो 4500 किलोमीटर्स तक ऊपर चली गई थी। 4500 किलोमीटर्स यानी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है सब ऑर्बिटल एरिया जो होता है उसमें पहुंच गई थी, हमारे सैटेलाइट्स के बराबर। जिस ऑल्टीट्यूड पे हमारे लो अर्थ सैटेलाइट्स मिलते हैं उस सैटेलाइट्स के बराबर जो है ऑल्टीट्यूड पे पहुंच गई थी। उसके बाद उसने जहाँ पे हिट करना है वहाँ पे वो ग्रेविटी के हिसाब से जो है ग्रेविटी की फोर्स से उसे अट्रैक्ट किया जाता है। तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ पैराबोलिक फ्लाइट है वहां के लिए उसे प्रोपेल किया जाता है, उसके बाद ज्यादातर काम जो है वो ग्रेविटी करती है। तो इट इज जस्ट लाइक अ बुलेट, कि बुलेट को इनिशियली फायर करने के लिए, उसे प्रोपेल करने के लिए आप उसे उसके पीछे एक फ्यूल रखते हो। वंस इट इज फायर्ड इट, तो वो अपनी जो नॉर्मल ट्रांजेक्ट्री है उसे ही फॉलो करती हुई जाएगी। तो अगर इसका फ्यूल खत्म हो गया है उसके बाद किसी बैलिस्टिक मिसाइल को जो है आप मनूवर करना या आप कह लीजिए थोड़ा सा उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वेरएस क्रूज मिसाइल जो होती है वो ज़्यादातर एक स्ट्रेट लाइन में ही जाती है। जैसे एक सरफेस पे हिट किया है तो वो ज़्यादातर एक स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करती आएगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी फ्लाइट का जो मेजर पार्ट होता है, यानी ऑलमोस्ट 80 to 90% पार्ट जो होता है उसमें वो हमेशा प्रोपेल्ड रहती है। प्रोपेल्ड मतलब उसमें जो इंजन होता है वो काम करता रहता है, अनलाइक द बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो यूजुअली बहुत हाइट पे जाके और फिर उसके बाद ग्रेविटी से नीचे आती है। वेरएस क्रूज मिसाइल जो है उसके अंदर जो इंजन होता है वो उसे वो स्पीड प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आप उसे मनूवर भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव द एबिलिटी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ बैलिस्टिक मिसाइल एंड अ क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल जो है वो लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे होती हैं, वो एटमॉस्फेयर को लीव नहीं करती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स यूजुअली एटमॉस्फेयर को लीव कर जाती हैं, स्पेशली इफ दे आर आईसीबीएम्स, इफ दे आर आईसीबीएम्स। तो ये सबसे पहले जो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स थी ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जो है बनी थी। तो जर्मनी ने ये बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप की थी लंदन पे अटैक करने के लिए। तो उस टाइम पे V2 रॉकेट्स होते थे, तो लंदन का जो एरियल डिफेंस था वो उस हिसाब से बनाया गया था कि वो एयरक्राफ्ट जो इनकमिंग हैं, जो एनिमी एयरक्राफ्ट हैं उनको तो टैकल कर लेगा, बट ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे आ रही थी एंड मोर ओवर काफ़ी जो है हाई ऑल्टीट्यूड से आ रही थी। तो इनके अगेंस्ट जो वो डिफेंस था वो टोटली फेल हो गया था। एंड दैट इज़ वाई जो है फिर बाद में जब जर्मनी हार गया और वहाँ पे जितने भी ये साइंटिस्ट वगैरह कैप्चर हुए, तो यूएस ने उन्हीं प्रिजनर्स ऑफ वॉर में जो आए साइंटिस्ट थे उनको लेके अपना खुद का जो है आईसीबीएम्स प्रोग्राम स्टार्ट किया और खुद की आईसीबीएम्स जो है वो डेवलप की। और आज के टाइम में यूएस की जो आईसीबीएम की रेंज है वो ग्लोबल है, यानी वो पूरे अर्थ पे कहीं पे भी हिट कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमारी जो आईसीबीएम है वो आगे आएगी, हम उस पर बात करेंगे। तो आई होप यहाँ पे आपको मिसाइल्स का जो बेसिक है वो क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक बताने का पर्पस बेसिकली ये है कि कल को जब आप दोबारा ऐसे वेपन सिस्टम स्टडी करते हैं तो आपको रट्टा ना लगाना पड़े। अब आपको मतलब और इनका डिफरेंस और इनका सिग्निफिकेंस जो है वो समझ आ गया है, तो आप इजीली इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और इनके नाम से इनको पहचान भी सकते हैं। ठीक है, तो जो आकाश प्राइम मिसाइल है वो आकाश मिसाइल सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन ये आकाश की एक डिफरेंट वर्जन है। तो ये शॉर्ट रेंज है, ठीक है, और दूसरी ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सैम मिसाइल है। तो इन्हें जो बोलते हैं मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में वो बोलते हैं एसआर सैम मिसाइल, यानी एसआर सरफेस टू एयर मिसाइल। एसआर स्टैंड्स फॉर शॉर्ट रेंज। तो ये एयर डिफेंस के लिए यूज होते हैं, यानी अगर आपका कोई एयरपोर्ट है उसके आसपास जो है ज़्यादातर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी इसे ज़्यादातर यूज़ करती है, तो उनकी जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन होती हैं लाइक इंपॉर्टेंट एयरफील्ड और स्ट्रेटेजिक अदर एसेट्स, तो उनके आसपास आकाश मिसाइल सिस्टम जो है डिप्लॉय कर दिया जाता है। और अगर कोई एरियल थ्रेट आता है तो इनकमिंग एरियल थ्रेट को जो है ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इनकी रेंज जो है वो 27 से 30 किलोमीटर तक की है। और इस जो आकाश प्राइम है, जो ये नॉर्मल आकाश मिसाइल से डिफरेंस कहाँ पे है, इनमें जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है सीकर लगाया गया है। और ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर है ये इंडिया में ही यानी इंडिजिनसली डेवलप्ड है। ठीक है, तो ये इंडिया ने इंडिजिनसली डेवलप किया है इसे, और डीआरडीओ ने डेवलप किया है और उसे इस रेडियो फ्रिक्वेंसी में लगाया गया है, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। इसकी जो लो टेम्परेचर परफॉर्मेंस है उसे भी एनहेंस कर दिया गया है, यानी अब ये हाई ऑल्टीट्यूड्स पे भी यूज़ की जा सकती है। ठीक है, एंड द अदर थिंग इज कि सॉरी, इस आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ अब कोई भी आकाश मिसाइल सिस्टम हो, चाहे वो आकाश सिंपल हो, आकाश प्राइम हो, या एक और आकाश न्यू जनरेशन है जो आगे आने वाला है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, इन सब के साथ एक रेडार सिस्टम होता है। उस रेडार सिस्टम का नाम है राजेंद्र। याद रखिएगा, अगर बाई चांस, वैसे तो चांस कम है लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो राजेंद्र रेडार सिस्टम जो है आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ हमेशा रहता है, क्योंकि वही ट्रैक करता है इनकमिंग जो है एरियल थ्रेट को, और थ्रेट को ट्रैक करके उसके बाद जो है मिसाइल रिलीज कर दी जाती है टू न्यूट्रलाइज दैट थ्रेट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ऐसे ही मैंने अभी आपको बताया था, आकाश प्राइम के बारे में बताया, और अब आप आकाश एनजी देखिए, यानी न्यू जनरेशन। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो पहली बात, आकाश प्राइम की जो रेंज थी, तो रेंज कितनी थी? 27 से 30 किलोमीटर। इसकी जो रेंज है वो 70 किलोमीटर तक की है। ठीक है, काम ये भी करेगी, एयर डिफेंस का ही है ये भी, एक सरफेस शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, लेकिन वो उसकी रेंज 30 किलोमीटर तक की थी, इसकी जो है एक्सटेंड करके 70 किलोमीटर तक कर दी गई है। रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर इसमें भी है, लेकिन दूसरे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें जो है हाई जो स्पीड पे टारगेट्स आ रहे हैं, खासकर जो मनूवर किए जा सकते हैं, यानी जो हवा में अपनी डायरेक्शन वगैरह चेंज कर लेते हैं, ये अगर लॉक हो जाए उन पे तो ये उनके अकॉर्डिंगली ही अपने आप को मनूवर कर सकती है। तो इट कैन इंटरसेप्ट हाई मनूवरिंग एरियल थ्रेट्स। ठीक है, स्पेशली कौन से? जिनके लो क्रॉस रेडार क्रॉस सेक्शन होता है, यानी उनके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बहुत कम होता है, उनको भी ये डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकती है एंड एट अ बेटर रेंज। इसके अलावा इसको जो है कैनिस्चराइज किया गया है। व्हाट इज कैनिस्चर? कैनिस्चर यानी एक बक्सा कह लीजिए आप, या एक आप सेटअप कह लीजिए, जिसके अंदर मिसाइल को जो है रखा जाता है, और इस मिसाइल को इसके अंदर का जो ये बॉक्स होता है, ये बेसिकली एक ऐसे कुछ इस शेप में रहता है। ठीक है, तो इस बॉक्स को जो है इसके अंदर का एनवायरनमेंट, इसके अंदर का जो टेम्परेचर है उस सबको कंट्रोल करके रखा जाता है, जिसकी वजह से इसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, मतलब इस पे बाहर की धूप का, टेम्परेचर का, मॉइस्चर का या वेदर कंडीशंस का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इसी वजह से ये जो है एक्टिवली आप ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आकाश प्राइम एंड आकाश न्यू जनरेशन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द अग्नि प्राइम मिसाइल। तो अभी मैंने मिसाइल में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की अभी बात की थी। सो व्हाट इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल में अभी आपको समझा चुका हूँ। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे अटैक कर सके।
अब ये जाएगी पैराबोलिक पाथ पे ही और ये जाएगी सब ऑर्बिटल पाथ से ही, बट इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग रेंज। तो ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है, ठीक है, ये डीआरडीओ ने लेटेस्ट जो है डेवलप की है। अगेन इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, मैं आपको बता चुका हूँ, यानी ये लैंड से ही जो है लॉन्च की जाएगी और लैंड पे ही जो है वो अटैक करेगी। तो इट इज़ न्यूक्लियर केपेबल, यानी ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी जो है कैरी कर सकती है। तो हर मिसाइल जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी नहीं कर सकती, याद रखिएगा। इट कैन कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड्स, दैट मीन्स इट कैन कैरी बायोलॉजिकल, केमिकल एज वेल एज कन्वेंशनल वॉरहेड्स ऑल्सो। ऑल्दो हम यहाँ पे मैं क्लियरली स्टेट कर देना चाहता हूँ कि इंडिया बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरहेड्स नहीं यूज़ करता। हम जो हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के मेंबर हैं और उसमें जो है प्रोहिबिशन है टोटली किस चीज़ की, न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर की। तो आप याद रखिएगा। तो अग्नि मिसाइल है, इसकी रेंज जो है दैट इज 1000 टू 2000 किलोमीटर्स एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। ठीक है, तो ये इंडियन ही है। अब अग्नि मिसाइल की खासियत क्या है कि अग्नि जो है वो इंडिया की आईसीबीएम है। अब अग्नि मिसाइल अब ये है अग्नि प्राइम, जो एक अग्नि का नया वर्जन है। इसके अलावा आपको अग्नि जो मिसाइल देखने को मिलेगी दैट विल बी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 1 की जो रेंज है वो 700 किलोमीटर्स तक है, 2 की जो रेंज है वो 1500 से लेके 2000 किलोमीटर्स तक है। ठीक है, उसके बाद 3 की जो रेंज है वो 3500 किलोमीटर्स तक है, 4 की जो रेंज है वो 4500 किलोमीटर्स तक, और 5 की जो रेंज है वो 5500 किलोमीटर्स तक है। तो ये नंबर के अकॉर्डिंगली चलती हैं, तो आप यहाँ से आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, कहीं मैं नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्टली इतनी ही है, कहीं पे आपको 3000 भी देखने को मिलेगी, कहीं पे आपको 4000 भी देखने को मिलेगी, कहीं पे आपको 5000 भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप डिफेंस की न्यूज़ अच्छे से फॉलो करते हैं और डिफेंस एंथुजियास्ट हैं और आप किसी एक्सपर्ट्स को जो है अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि अग्नि 5 की जो आपको रेंज बताई गई है 5500 किलोमीटर्स, वो जो है कम बताई गई है। इट कैन एक्चुअली कैरी और गो फॉरवर्ड अप टू 7500 किलोमीटर्स। तो फिर हम कम क्यों बताते हैं? देखिए, हम पहली बार है कि इंडियंस शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो इट इज़ लाइक कि दुश्मन को पता नहीं लगना चाहिए कि उसे कब, कहाँ और कैसे मारा गया है। ठीक है, सो आप प्लीज़ याद रखिएगा, अग्नि प्राइम मिसाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है एंड इट हैज़ अ रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर्स। ऑलराइट, चलिए, नेक्स्ट इज पाइथन 5 मिसाइल। अब ये जो मिसाइल है ये एयर टू एयर है, यानी ये एयरक्राफ्ट्स पे फिक्स की जाती है, खासकर हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जस्ट लाइक राफेल, जस्ट लाइक सुखोइज, जस्ट लाइक तेजस, मिराज एंड जैगुआर्स, सो मिग्स, सो ऑल दीज आर फाइटर एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, जेट फाइटर्स जिन्हें हम बड़े कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, तो ये उन पे फिक्स की जाती है और उन्हीं में जब डॉग फाइट्स होती हैं, डॉग फाइटर्स जब एयर टू एयर फाइट होती है, जैसे 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन सर ने जो है एक डॉग फाइट की थी F-16 के साथ एंड ही केम आउट टू बी विक्टोरियस। तो वो जो है उसे डॉग फाइट कहा जाता है, तो उसमें ये काम आती है एयर टू एयर मिसाइल। सो पाइथन 5 इज एन एयर टू एयर मिसाइल, तो एरियल फ्लाइट्स पे टारगेट की जाती है और इट इज़ एन इजरायली मिसाइल। ठीक है, एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स। सो प्लीज़ याद रखिएगा, राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो फ्रेंच है, लेकिन राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम एक इजरायली कंपनी है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको और इसको सेपरेटली क्लियरली लिखा है। एंड यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन नोट इट डाउन, ओवर द टाइम आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि राफेल कंपनी जो है वो इजरायली है, एयरक्राफ्ट जो है वो फ्रेंच है। ठीक है, तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक करती है, दैट इज अप टू द रेंज ऑफ 37 किलोमीटर्स, यानी आपके एयरक्राफ्ट से जो है 37 किलोमीटर दूर जो एयरक्राफ्ट है आप उसे अटैक कर सकते हैं। तो जब आप लाइन ऑफ साइट देखते हैं तो विजिबिलिटी भी जब बहुत अच्छी होती है तो मैक्सिमम 20 किलोमीटर्स तक जाती है, उसके बियॉन्ड नेक्ड आइज से देखना बड़ा मुश्किल होता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज बियॉन्ड विजुअल रेंज। तो ये 37 किलोमीटर दूर से जो है अगर आपका रेडार डिटेक्ट कर रहा है कि देयर इज एन एनिमी हैज बीन स्पॉटेड, तो यू कैन लॉक योर मिसाइल एंड यू कैन
हिट दैट टारगेट। ठीक है, वो सिस्टम इतने होते हैं कि नेक्ड आई से ना भी दिखे बट सिस्टम डिटेक्ट करके उस पर मिसाइल लॉक कर सकते हैं। सो इट इज हेंस इट इज कॉल्ड एज एन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। सो दिस इज पाइथन 5 एन इजरायली मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल। तो अब एयर टू एयर मिसाइल की बात चली है तो इंडियन मिसाइल की भी हम बात कर लेते हैं। तो इंडियन मिसाइल का नाम है अस्त्र। इंडियन मिसाइल का नाम है अस्त्र मिसाइल। इट इज अगेन एन एयर टू एयर, मैंने आपको बताया डॉग फाइट्स में, और ये डेवलप किया है डीआरडीओ ने। तो इसकी जो रेंज है, अब आप देखिए यहाँ पे, आप पीछे देख के देख सकते हैं कि पाइथन 5 मिसाइल की, ठीक है, उसकी रेंज है 37 किलोमीटर। इसराइली है और इसराइलियों की डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इसराइलियों की सिंपली टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप है और कितनी एडवांस है पूरा वर्ल्ड को पता है। ठीक है, बट हेयर यू कैन सी जो इंडियन टेक्नोलॉजी है वो भी किसी से कम नहीं है। सो यू कैन सी कि इसकी जो रेंज है वो 110 किलोमीटर्स की है मार्क 1, और इसका जो मार्क 2 वर्जन है वो 160 किलोमीटर्स तक हिट कर सकता है। सो ये जो मिसाइल है ये इंडिया ने डेवलप की है एंड इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड इनटू द इंडिजिनसली डेवलप्ड एलसीए तेजस। तो तेजस से में इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसके अलावा सुखोई 30s में इसको जो है इंटीग्रेट कर लिया गया है, सू 30 मार्क 1 उसके साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। इट हैज़ बीन डेवलप। अब देखिए कोई भी मिसाइल जब डेवलप होती है तो वो ऐसा नहीं है कि वो डेवलप हो गई या उसे जहाज़ पे फिट किया और नहीं, उसको थोड़ा बहुत इंटीग्रेट करना पड़ता है। जहाज़ का जो कंप्यूटर होता है, किसी भी एयरक्राफ्ट का जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसके जो फ्लाइट सिस्टम्स होते हैं उनके साथ उसको कंपैटिबल बनाना पड़ता है, ताकि जब आप उस सिस्टम से लॉन्च कमांड दे तो एक्चुअली मिसाइल का जो सिस्टम है उसके अंदर के जो सेंसर्स हैं वो लॉन्च कमांड पिकअप करके रिलीज हो जाएं। ऐसा ना हो कि आप यहाँ से बटन दबाए और मिसाइल जो है एक पत्थर की तरह नीचे जाके फट जाए। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस इंटीग्रेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और जब भी किसी मिसाइल को डेवलप किया जाता है तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखा जाता है कि हमारे पास जो एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे इनसे लॉन्च किया जाएगा वो कितने हैं और कौन से हैं और किस लेवल के हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली किसी भी मिसाइल को जो है डेवलप किया जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट अप इज स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और सॉ। अब ये भी जो है डीआरडीओ ने ही डेवलप किया है। अब ये अनलाइक अदर मिसाइल्स जो कि प्रोपेल्ड होती हैं, दिस इज अ ग्लाइड बॉम्ब। ये है एक ग्लाइड बॉम्ब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कोई इंजन नहीं है, इसमें ये विंग्स हैं, ये विंग्स आप देख रहे हैं और इसके आगे से शेप देखिए। तो ये ग्लाइड करता हुआ जाता है, ग्लाइड करता हुआ जाता है। और जो ग्राउंड टारगेट्स होते हैं जैसे एयरफील्ड्स होते हैं, तो बेसिकली ये हिट करने या किसी चीज़ को मतलब टारगेट करने के काम नहीं आते। बेसिकली इसका काम क्या होता है भी जहाँ पे भी गिरे वहाँ डिस्ट्रक्शन करे। तो ज़्यादातर जो है ये एयरफील्ड्स को या अदर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस होती हैं एनिमी की, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए ये ग्लाइड करता हुआ जाता है। ठीक है, तो इसकी रेंज कितनी है? अगेन इसकी रेंज जो है दैट इज 110 किलोमीटर्स ऑफ मार्क 1 एंड 160 किलोमीटर्स ऑफ मार्क 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि ये सिमिलर है अस्त्र मिसाइल के। तो ये अगर आपसे कोई इसकी कैटेगरी पूछ ले कि फिर ये कौन सा वेपन बना, तो आप आराम से इसे यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आपको चीज़ समझ आ गई है दैट इट इज़ एन एयर टू सरफेस। तो आप जहाज से इसे लॉन्च करेंगे तभी ये ग्लाइड करता हुआ जाएगा और सरफेस पे जो है टारगेट को हिट करेगा। ये एयर टू एयर टारगेट हिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इट इज़ एन एयर टू सरफेस बॉम्ब। तो इट इसका नाम है SAAW, सॉ, विच स्टैंड्स फॉर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ठीक है, तो इट इज़ अ ग्लाइड बॉम्ब यूज टू टारगेट एरियल फील्ड्स, और इसको जो डेवलप किया है वो डीआरडीओ ने किया है। राइट, चलिए नेक्स्ट मिसाइल इज रुद्रम। ठीक है, तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अब ये एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है? तो ये जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये एनिमी के रेडार से जो भी वो फ्रीक्वेंसीज और रेडियो वेव्स निकल रही होती है उनको डिटेक्ट करती है। उनको डिटेक्ट करके तो उसका जो सोर्स होता है उस पर अटैक करती है। हेंस कॉल्ड एज एंटी रेडिएशन मिसाइल। और इसका प्रिसाइजली यूज भी इसीलिए किया जाता है। देखिए एनिमी का कोई एयरफील्ड है तो एयरफील्ड पे ऑब्वियसली उसके पास एक रेडार ज़रूर लगा होगा। ठीक है ना, एक रेडार ज़रूर लगा होगा और उस रेडार से वो डिटेक्ट करेगा। तो ये रेडार जो है वेव्स छोड़ता है पूरे उसमें
स्काई में, जिसकी वजह से जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है उस पे जो वेव्स जाती हैं और वापस टकरा के आ जाती हैं और रिसीवर से, और वो रेडार पे जो है शो होने लग जाता है। तो ये जो मिसाइल है ये बेसिकली क्या करेगी, सॉरी, तो ये इसी रेडिएशन को जो है फॉलो करती हुई जाएगी, फॉलो करके हिट कर जाएगी, सॉरी, ठीक है। तो ये इसी रेडिएशन को जो है फॉलो करके हिट कर जाएगी, और हिट करने के बाद जो है एनिमी का ये जो एसेट होगा, ये जो डिटेक्शन वाला एसेट होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और एनिमी जो है उसको आप एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी दे सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि अब वो जो है काइंड ऑफ ब्लाइंड हो गया है इन द वॉर फील्ड। ठीक है, तो इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, और इसकी रेंज जो है वो 5 से 15 किलोमीटर की है। अगेन इट इज़ अ एयर टू सरफेस काइंड। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ए फोटो में भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसे एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा रहा है। तो इट इज़ एन एयर टू सरफेस टाइप वेपन। ठीक है, रुद्रम इसका नाम है, रेडिएशन से रुद्रम, याद रखिएगा। चल, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो वेपन सिस्टम्स बचे हैं विल कंटिन्यू दैट इन अनदर लेक्चर। तो आप, जैसे मैंने आपको कहा कि ये 3 से 4 लेक्चर की जो है एक पूरी सीरीज रखूंगा। इसके अलावा भी अगर आपको डिफेंस से रिलेटेड किसी टॉपिक पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो रिक्वायर्ड है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ गुड वीडियो, कॉम्प्रिहेंसिव और एक काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन इट, एंड वी विल post it on our YouTube channel. Till then, keep watching, like, subscribe our channel, and share the videos. Thank you.